पावर शेयरिंग। बेल्जियम, आई होप यू नो, आपने रीजन वेलोनिया रीजन फ्रेंच बोली जा रही है। श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. Today what we are going to do is we are going to start with class 10th political science. I hope that you have seen my class 9 political science and other subjects videos that we have done so far. हम class 10th की political science बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे class 9 की political science करी. We will be studying the summary part of it in the beginning, followed by its revision in the form of line by line reading, so that हमारे कोई भी एक नंबर के जो सवाल होते हैं जो कि between the lines आते हैं, हम उसको छोड़े ना। मतलब we will be going for 100% comprehensive coverage और पूरा जो conceptual हमारी जो understanding है वो clear होने के aim के साथ ही हम इसको शुरुआत करेंगे। So without wasting any further time, let's get into the chapter. So the first chapter of political science is power sharing. So, इस चैप्टर को हम जो पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग, इस पावर शेयरिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पावर है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की, किसी की पैसा, किसी की कुछ, और अल्टीमेटली पावर तो एक ऐसी चीज़ है जो सब कोई चाहता है, क्योंकि पावर से हम लोगों का बिहेवियर अपने फायदे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही होती है पावर की डेफिनेशन। अगर मेरे पास आज पावर है और अगर मैं आपके डिसीजंस को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकूं, तो वो क्या है? वो मेरी पावर है। इसके लिए सब लोग दौड़ भाग करते हैं। सारे पॉलिटिशियंस को आपने देखा कि वो कितनी जिद्दोजहद करते हैं इस चीज के लिए। पर इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि पावर अगर किसी के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, किसी एक के पास हो जाती है, तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है, और इसीलिए पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, जो रियल सिनारियो है, जो वो हमें समझाना चाहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में, वो सेकेंड हाफ में आएगा। उस सेकेंड हाफ को समझाने के लिए उसमें बेसिकली वो क्या समझाना चाहते हैं कि इंडिया फॉलोज अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी एक लेवल के पास, मतलब द पावर इज डिवाइडेड, और इंडिया के केस में द पावर इज डिवाइडेड अमंग 3 लेवल्स: सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड एट द लोकल गवर्नेंस लेवल। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर में बताया हुआ है। चैप्टर में पहले 2 बड़े देशों की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिया गया है और उससे समझाने की कोशिश की गई है कि उनके केस में क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग के ही इर्द गिर्द घूमेगी। इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज पावर शेयरिंग। जब पावर शेयर नहीं हुई तो उन देशों में क्या हुआ और उन देशों ने उसका क्या सल्यूशन निकाला, यही हमें इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में पढ़ना है। जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इफ द पावर इज नॉट शेयर्ड, एंड देन वी विल लुक इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो यहां जिन 2 देशों की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, वो 2 देश हैं। कौन से? एक है हमारे सामने यूरोपियन कंट्री और दूसरी है एशियन कंट्री। जो यूरोपियन कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं वो है बेल्जियम। आई होप यू नो, आपने बेल्जियम के बारे में अच्छी तरीके से सुना होगा। और जो दूसरी कंट्री है वो है श्रीलंका। इससे पहले कि हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, एक कहानी के फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना है। अगर वैसे ही आपने, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपने इस कहानी को अच्छे से सुन लिया तो आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आपका डबल रिवीजन अभी के अभी होगा। एक बेल्जियम कंट्री है जो यूरोप में है। उसको समझने के लिए आपको यह मैप देखना पड़ेगा। यह है बेल्जियम की कंट्री। इसका सदर्न पोर्शन लगता है फ्रांस से
इसका नॉर्दर्न पोर्शन लगता है किससे? नीदरलैंड से। और इसके नॉर्थ ईस्ट में जर्मनी और लक्समबर्ग जैसे देश आते हैं। इस देश की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि इस देश की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको समझना पड़ेगा इनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। बुक में कुछ दो वर्ड्स दे रखे हैं, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन। हम उसको ना समझ के, हम वो वर्ड यूज ना करके हम नॉर्दर्न और साउदर्न समझेंगे अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसके नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड। और आपको पता है नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है। तो बेल्जियम के इस नॉर्थ वाले हिस्से में क्या बोला जा रहा है? डच बोली जा रही है। और इसके सदर्न पोर्शन में फ्रेंच बोली जा रही है। इसके अलावा ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? ज्यादातर पॉपुलेशन है किसकी? डच बोलने वालों की। यानी मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है डच बोलने वालों की। और माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है फ्रेंच। इसके अलावा कुछ 1% पॉपुलेशन वो भी है जो कि जर्मन बोलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझना बहुत जरूरी है इस पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हमारे सामने कौन सा आ रहा है? सबसे पहले ऊपर है हमारे सामने वो रीजन जो कि क्या बोलते हैं? डच, जो कि मेजॉरिटी में है। ज्यादा पॉपुलेशन डच बोलने वालों की है। बट उसके बावजूद प्रॉब्लम इस कंट्री की ये होती है कि डच बोलने वाले जो मेजॉरिटी में हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है प्रोग्रेस करने की इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हर एस्पेक्ट में, जबकि मेजॉरिटी में है ये लोग। बट उसके बावजूद सारा डेवलपमेंट कहां हो रहा है? फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज में हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेजॉरिटी होने के बावजूद जो डच स्पीकिंग एरियाज हैं दे आर एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल who are minority but they are having progress in their region। इसके अलावा इस देश के अंदर सारे देशों की तरह एक कैपिटल भी है जिसको कि ब्रुसेल्स नाम से जाना जाता है। उस ब्रुसेल्स की भी उस कैपिटल की भी जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको समझना जरूरी है। आपको अच्छी तरीके से पता है पूरे देश का सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है उनमें से एक उसकी कैपिटल सिटी होती है। और वैसे ही ब्रुसेल्स में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट था। बट ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन है? फ्रेंच लोग हैं। और 20% कौन है? वो है डच लोग। डच लोग मतलब डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो 80% कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। और 20% कौन है? डच स्पीकिंग। मतलब जहां फायदा हो रहा है वहां पे मेजॉरिटी कौन है? ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। आई होप अभी तक आपको सारी कहानी समझ में आना शुरू हो चुकी है। एक और बार बोलते हैं, ये देश है, देश का नॉर्दर्न हाफ जो कि नीदरलैंड से लगा है, यहां पे डच स्पीकिंग एरिया है। और सदर्न पोर्शन जो कि फ्रांस से लगा हुआ है, यहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। डच स्पीकिंग लोग पूरे देश में मेजॉरिटी हैं। और जो सदर्न पोर्शन है किसका? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का, वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में होने के बावजूद सादा डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? सदर्न पोर्शन में हो रहा है। यानी फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग रहते हैं जहां पर, वहां पर हो रहा है। इसके अलावा ब्रुसेल्स में जो कि उनकी कैपिटल सिटी है, वहां पर क्या हो रहा है? जो कि ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी है तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? 80% पॉपुलेशन वहां पर पहुंच जाती है किसकी? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। यहां टेंशन हो गई है। अब हम अपनी पिक्चर में, अपनी मूवी में इस कहानी को यहीं पर होल्ड पे डालते हैं। अब चलते हैं दूसरे देश। दूसरे देश कहां? श्रीलंका। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? श्रीलंका की प्रॉब्लम बॉस ये है, अच्छा ये है यूरोप का मैप, हम इसको देखेंगे बट थोड़ा देर बाद देखेंगे। अभी फिलहाल हम श्रीलंका की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होगी श्रीलंका के बारे में, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राइट, उनका असैसिनेशन के बारे में। इसके अलावा श्रीलंका को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
श्रीलंका की अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर भी लैंग्वेज के बेसिस पे क्या होता है, एक है सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी तरफ है तमिल कम्युनिटी। मतलब एक सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है। और सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी यहां पर क्या है, मेजॉरिटी में है, जैसे कि वहां डच मेजॉरिटी में थे पूरे देश में एटलीस्ट। और यहां पर सिन्हाला कम्युनिटी के अलावा और कौन सी कम्युनिटी है, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है। ओके, क्या कहा मैंने कहा यहां पर एक सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है, सिन्हाला SINHALA, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है, और एक तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है। अब ये तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी दो भागों में डिवाइडेड है। एक वो जो कि हिंदुस्तानी माइग्रेंट्स हैं, जो कि तमिलनाडु से यहां पर आए, इनको बोलते हैं इंडियन तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स। और एक है कौन से वाले, नेटिव श्रीलंकन्स, जो कि तमिल बोलते हैं। प्रॉब्लम इन दोनों की नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों के बीच की है। सिन्हाला कम्युनिटी जो कि ऑलमोस्ट 80% है, 80% पॉपुलेशन इन्हीं की है और केवल 20% इनकी थी। सिन्हाला बोलने वाले ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं और तमिल बोलने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और थोड़े बहुत क्रिश्चियंस भी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। तो सिन्हाला बोलने वाले एक हो गए, एक तमिल बोलने वाले हो गए। सिन्हाला 80%, तमिल 20%। तमिलियंस में दो तरीके के, एक इंडियन नेटिव वाले जो कि उधर गए थे और एक जो वहां के नेटिव है। एक इंडियंस जो वहां गए थे, एक नेटिव हो। जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादातर कौन है, बुद्धिस्ट है, और ये वाले हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड है। ओके, अभी तक ये पॉपुलेशन कंपोजिशन समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, प्रॉब्लम शुरू होती है इन दोनों के बीच में। श्रीलंका को आजादी मिलती है 1948 में। यहां भी एक डेमोक्रेसी थी, इसलिए यहां पे मेजॉरिटी का रूल आता है। मेजॉरिटी है सिन्हाला लोगों की, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी की। जब इनकी सरकार बनती है तो धीरे धीरे करके ये संविधान को चेंज करने लगते हैं, अमेंड करने लगते हैं, और बहुत ही जल्दी ये अपने फेवर में सारी चीजें लाने लगते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना, जो बुद्धिस्ट लोग हैं या सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको ज्यादा फेवर करना इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन, जॉब एटसेट्रा। इससे क्या होता है कि इन लोगों को, तमिल लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये अपने ही देश में एलियनेटेड फील करते हैं, अलग फील करते हैं। अब ये जो तमिलियंस हैं, ये ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में ये लोग लोकेटेड थे। आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच दैट मूवी मद्रास कैफे, जिसमें कि जाफना का जिक्र था। जाफना यहां है, जो कभी LTTE का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, बहुत बड़ा मतलब गढ़ होता था। जाफना पहुंचना मतलब आज का सीरिया। अब होता यह है कि ये लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब तमिलियंस ये बोलने लगते हैं कि हमें और कुछ नहीं बल्कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए हमारे अपने लिए। नॉर्थ में, श्रीलंका के नॉर्थ में पार्टीज बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स का बाहरी ताकतें सपोर्ट देती हैं, एंड दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ सिविल वॉर। और वो सिविल वॉर होती है श्रीलंका की ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान गंवाते हैं। इन श्रीलंकन्स को इनफैक्ट ये भी बीच में लगा था कि श्रीलंका इंडिया का ही एक, क्योंकि कुछ इंडियन तमिलियंस भी थे, तो उनको ये लगता है कि भारत सरकार इनकी मदद करेगी, बट इनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में चीजें होती हैं। बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी डोंट रीड हियर। अब आपने दो सिचुएशंस देख ली है, एक आपने सिचुएशन देखी श्रीलंका की, और एक सिचुएशन आपने बेल्जियम की सिचुएशन देख ली है। दोनों ही सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है और कुछ चीजें डिफरेंट है। कॉमन चीज यह है कि पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम है, पावर शेयर नहीं हो रही है, और पावर शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है,
बेल्जियम में क्या हो रहा है, पावर शेयर नहीं हो रही है। फ्रेंच और जो डच स्पीकिंग जो लोग कम्युनिटी है उनके बीच में प्रॉब्लम है क्योंकि पावर शेयर नहीं हो रही है। सारी पावर, सारा डेवलपमेंट फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज में हो रहा है। फ्रेंच लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है जबकि वो माइनॉरिटी में है। और यहां श्रीलंका में क्या हो रहा है, सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उस जो कि मेजॉरिटी में है, उसने सारी पावर अपने पास ले ली है और तमिलियंस को लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं, लेफ्ट आउट फील वो कर रहे हैं। तो पावर शेयरिंग दोनों में प्रॉब्लम है, बट एक में क्या हो रहा है कि सारी ताकत माइनॉरिटी ने अपने पास ले रखी है और एक में सारी पावर मेजॉरिटी ने अपने पास ले रखी है। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि इन दोनों ही कम्युनिटीज, ये इन दोनों ही देशों में एक सोल्यूशन निकालते हैं। बट उस सोल्यूशन पे हम पहुंचे फटाफट 5 मिनट के अंदर हम ये करते हैं कि हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करके खत्म करते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इन्होंने सोल्यूशन कैसे अलग तरीके से निकाला। एक के सोल्यूशन से उनका जीवन कितना आगे अच्छा हो गया और एक की वजह से वो देश कितना ज्यादा पिछड़ गया। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री इन यूरोप। मैं आपको बता दूं, यूरोप के अंदर यूरोप का मॉडल देखेंगे तो ये है आपका पोर्तुगल, ये है आपका स्पेन, ये है आपका फ्रांस, ये है आपका बेल्जियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है नीदरलैंड, ये है जर्मनी। अब यहां पर ही एक लक्समबर्ग नाम का भी देश है जिसके साथ बेल्जियम का बॉर्डर लगता है। बेल्जियम का बॉर्डर 4 देशों से लगता है, एक जर्मनी, एक नीदरलैंड, नीचे फ्रांस और इधर लक्समबर्ग। सो इट्स अ स्मॉल कंट्री और इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ है टू दैट ऑफ हरियाणा। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2011 और 12 का सेंसस। 2011-12 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, वो था 2 करोड़ और इसकी बेल्जियम की पॉपुलेशन क्या होगी, हाफ होगी तो 1 करोड़ आसपास, तो वही बताएंगे। It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg, as I told you. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana, as I told you. The ethnic composition of this small country is very complex, जो मैंने आपको पढ़ाया. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. So basically ये कह रहे हैं कि जो येलो रीजन है इसको ये बोल रहे हैं ये है फ्लेमिश रीजन और ये फ्लेमिश रीजन में ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, वो डच स्पीकिंग लोग यहां पर रहते हैं। डच स्पीकिंग फॉर ऑब्वियस रीजन के ऊपर डच यानी जो नीदरलैंड है उसका बॉर्डर लगता है और जो नीचे वाला रीजन होगा वो ऑफकोर्स कौन सा हो जाएगा, वो हो गया वेलोनिया का रीजन, बताएंगे इसमें। ओके, अनदर 40%, 59% किसका हो गया, फ्लेमिश रीजन का हो गया, यानी कौन सा वाला रीजन जहां पर डच बोली जाती है। अब 40% यानी 40% लोग कौन होंगे, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं और बाकी के 1% कौन बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। मगर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो कि ये ऑरेंज कलर की है उस जगह पर क्या होता है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% डच बोलते हैं। कैपिटल जहां पे सारा डेवलपमेंट होता है वहां पे सिचुएशन रिवर्स हो जाता है, फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी बन जाते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट, और जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या बन जाते हैं, माइनॉरिटी बन जाते हैं, मुश्किल से 20%। ओके, जो माइनॉरिटी हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं अभी उसमें बात नहीं कर रहे कैपिटल के बारे में, अभी माइनॉरिटी की बात करें पूरे देश के हिसाब से कि माइनॉरिटी उसके बाद भी पावर इनके पास होगी। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जैसे मैंने आपसे बोला कि वो रिच थे, अमीर थे और पावरफुल थे। दिस वर रिप्रेजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। सो ऑफ कोर्स जब वो मेजॉरिटी में है उसके बावजूद आप वो देख रहे हैं कि भाई उनकी कम्युनिटी से लोग जो है पावरफुल नहीं है, रिच नहीं है, तो उनको ये खराब लग रहा था। इसका उन्होंने क्या किया, पूरा विरोध किया। ओके, और फिर उनको एजुकेशन का चांस मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस मिला, मगर बहुत बाद में मिला क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छा काम किया, वो हम देखेंगे आगे। This led to tensions between Dutch speaking and French speaking communities during 1950s and 60s। इसकी वजह से टेंशन होता है, ये ईयर याद रखिएगा। इसके अलावा द टेंशन, और ये रीजन भी याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि वलोनिया रीजन में कौन होता था और क्या बोलते हैं जो दूसरा रीजन था उसमें कौन होता था। तो द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज वाज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये जो टेंशन थी ये और भी ज्यादा अक्यूट हो जाती है कहां पे, ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स जो कि उनकी कैपिटल थी वहां पर वो एब्सोल्यूट माइनॉरिटी में आ जाते हैं और जो पावरफुल रिच लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग जो कि वेलोनिया के रीजन में थे वो लोग जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो ये ब्रुसेल्स में खास करके इनकी टेंशन और भी ज्यादा अक्यूट हो जाती है। ओके,
तो Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital, as I've already told you. Let us compare this situation in another country. Sri Lanka is an island nation, just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu, as I told you. It has about 2 crore population. इसकी population almost हरियाणा जितनी है 2011-12 के सेंसस के हिसाब से, almost 2 करोड़. श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. अब ये श्रीलंकन कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको बताने की कोशिश करेंगे. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स. जैसे मैंने आपसे बताया था कि सिन्हाला स्पीकिंग, इनका परसेंटेज याद करिएगा. कभी कभी कुछ टीचर्स को इसकी परसेंटेज देने में मजा आ जाता है. तो सिन्हाला स्पीकर्स कितने थे? 74% थे. वहां पर वो कितने थे? 59% थे. कौन? जो डच स्पीकिंग लोग थे. और तमिलियन स्पीकर्स कितने? यहां पर 18% है. तमिल्स में 2 सब ग्रुप्स हैं. एक तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो कि नेटिव्स हैं. अच्छा, ये एथनिक है, इसको जरूर याद करिएगा, ये इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. एथनिक मतलब क्या होता है? बॉक्सेस हैं, इनकी डेफिनेशन दी हुई है, उसको पढ़ लेना. आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. ठीक है. द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. जैसे मैंने आपसे बताया, तमिल्स में 2 तरीके के तमिल लोग हैं. एक वो जो नेटिव्स थे और एक वो जो कि इंडिया से गए थे वहां पर प्लांटेशंस के सिलसिले में. Okay, so as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northeast of the country. जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो श्रीलंकन तमिल्स है, जिनकी की प्रॉब्लम थी, जो कि तमिलियन स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो ज्यादातर श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में थे, जहां जाफना नाम की जगह है, जो मैंने आपको बताया कि आज का सीरिया था ऑलमोस्ट. अब देखो क्या होता है कि तमिल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड, श्रीलंकन तमिल्स कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द कंट्री में. ज्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी कौन थे? बुद्धिस्ट थे. ये मैंने भी आपको बताया था. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द तमिल्स, सिन्हाला ज्यादातर बुद्धिस्ट थे और जो तमिल्स थे वो मिक्स थे. हिंदू भी थे, मुसलमान थे और क्रिश्चियन भी कुछ थे. तो तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. जो क्रिश्चियंस थे वो सिन्हाला और बुद्धिस्ट दोनों थे. Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. So basically what they're saying is कि सिचुएशन में अगर देखा जाए तो बेल्जियम में भले पावरफुल और रिच हो, कौन? माइनॉरिटी. कौन? फ्रेंच स्पीकिंग लोग. किसके? वलोनिया रीजन के. बट जो फ्लेमिश रीजन के डच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे. तो वो अगर चाहते तो अगर फोर्स का इस्तेमाल होता, पावर का इस्तेमाल होता इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर, तो ऑफ कोर्स दे कुड इजीली आउट नंबर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट? तो दे कुड हैव वॉन वेरी इजीली. This would push the conflict among communities further. अगर वो ऐसा करते तो उससे क्या होता कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में और ज्यादा प्रॉब्लम आती, राइट? This could lead to a very messy partition of the country. और इससे क्या हो सकता था कि देश का विभाजन हो सकता था. वैसे ही बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, आप सोचो उसका फर्दर सब डिवीजन, वो उधर फिर वो उधर, तो मतलब इट कुड हैव बीन आई वुड से अ पेटी सिचुएशन, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए था और ये हुआ भी नहीं उनकी सूझबूझ के हिसाब से. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. जैसे कि आपको पता है ये सिन्हाला कम्युनिटी कर भी रही थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया. Now let us look at what happened in both the countries. अब हम देखेंगे कि किताब के अंदर क्या दे रखा है कि इस कंट्री, इन दोनों कंट्रीज में सिचुएशन क्या होती है. बट ये सिचुएशन हम क्योंकि पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसलिए रीडिंग करना हमारे लिए आसान होगा. होता क्या है? श्रीलंका जो है इमर्ज होता है इंडिपेंडेंट इन 1948. वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. So the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. So basically क्या होता है, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेटिक सरकार बनती है तो वहां पे मेजॉरिटीज में लीडर्स कौन आएंगे? सिन्हाला कम्युनिटी के आएंगे. तो उनकी सरकार बन जाती है. इसके रिजल्ट में क्या होता है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मैजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी. सो बेसिकली क्या हो रहा है? तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होती है, डेमोक्रेटिकली सरकार जरूर चुनी गई थी, सिन्हाला कम्युनिटी की ही चुनी गई थी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे. बट डेमोक्रेटिक सरकार होने के बावजूद अब वो धीरे धीरे करके क्या करने लगती है, उनके अंदर एक मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड आ जाता है. अब सवाल उठता है ये मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड क्या होता है, इसको पढ़िए. अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. कहने का मतलब है एक मेजॉरिटेरियन सरकार में क्या होता है, उनको ये लगता है क्योंकि मेजॉरिटी हमारी ही पॉपुलेशन है, इसलिए हम जब यहां पर आएंगे हमें ही ऑफ कोर्स आना है क्योंकि मेजॉरिटी हमको इलेक्ट करेगी और उसके बाद हम उन मेजॉरिटी के लिए जो करना चाहें, भले एट द कॉस्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ द माइनॉरिटीज, हम वो करेंगे.
ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि वो रिपीटेडली आते रहेंगे, इनके बीच में गल्फ जो है वो बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा और माइनॉरिटीज धीरे धीरे करके एलियनेटेड फील करने लगेंगे और इसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है वो बहुत खराब होता है, जैसे कि आज भी हम अपने देश में देख ही रहे हैं। ओके, सो अब क्या होता है 1956 में, अभी बताएंगे कि किस तरीके से जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसने क्या करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके अलावा तमाम अपॉर्चुनिटीज जो है वो देना शुरू कर दी सिन्हाला लोगों को और इसी से प्रॉब्लम का शुरुआत होती है। क्या होता है इसमें 1956 में एक एक्ट पास होता है जो कि ये बोलता है कि सिन्हाला ही एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी और इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कंप्लीटली, किसको, तमिलियंस को या फिर तमिल लैंग्वेज को। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. So अब देखो, अब ये सेक्युलर भी नहीं रहा। अब इन्होंने क्या बोल दिया, अब इन्होंने संविधान को भी चेंज कर दिया। सरकार ने पॉलिसीज इस तरीके से बनाई कि सिन्हाला लोगों को ज्यादा जॉब्स मिले, सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करवा दिया और यह भी बता दिया कि अब देश प्रोटेक्ट करेगा एक रिलीजन को जिसको होगा बुद्धिज्म। कुल मिला के एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। और सेक्युलरिज्म में आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. So basically what they're saying is कि धीरे धीरे करके Sinhala started feeling alienated. They started feeling कि this nation does not belong to them. The present government, the then government was behaving very rude towards the Tamilians. और इसी के खिलाफ उनको फिर अब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, which is of course natural also. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. Basically, whatever the government was doing was being felt by the Tamilians. So अब क्या होता है? अब होता है as a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time, जो कि होना ही था। करती काम सरकार है और उसके वजह से गल्फ बनता है, डिस्टेंस बनता है आम लोगों के बीच में, और यही हुआ सिन्हाला में और तमिलियंस में एक गल्फ बन गया। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for the regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. Basically, जो सारे गलत काम उनके लिए उनके तरफ हो रहे थे, उन सारी चीजों को उन्होंने रिवर्स करने की सोची by launching a series of agitation, forming a political association, and different things were being used, different platforms were being used. But जब उनकी डिमांड for autonomy to provinces populated by Tamils was repeatedly denied, by 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. So basically क्या हो रहा है कि जो उनके खिलाफ खराब हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू किया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके इनकी अब डिमांड में चेंज आने लगा। पहले ये बोले थे कि नौकरियां हमारे को दो, इन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो, इसके बाद हमारा जो स्टेट है उसमें ऑटोनॉमी दो, मतलब हम खुद से रूल कर सकें। अब धीरे धीरे करके इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें भैया अब कुछ चाहिए नहीं, अब नाउ वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई ओनली विद सेपरेट नेशन। सो दे वांटेड नाउ अ सेपरेट नेशन, क्योंकि जब उनकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही थी तो उनको लगा कि अलग देश बना के ही हमारा भला हो सकता है। ओके, और कहां पर थे ये, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, यानी नॉर्थ में और ईस्टर्न। ये ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, यही है आपका वो वाला रीजन जहां पर तमिलियंस रहते थे, खास करके नॉर्थ। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the countries as refugees and many more lost their livelihoods. So basically इससे क्या हुआ, मैंने जैसे बताया था, कुछ दिन के लिए majority power जरूर enjoy करती है, धीरे धीरे करके जब minorities का पानी जो सर के ऊपर हो जाता है उसके बाद वो गलत रास्ता लेने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक देश के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनती है जहां दो कम्युनिटीज आपस में एकदम वॉर लाइक सिचुएशन में आ जाते हैं, जिसे हम सिविल वॉर नाम का चीज कहते हैं। और उससे होता यह है कि जो मेजॉरिटी की जनरेशन्स ने कभी उनके फोर फादर्स ने एंजॉय किया था वो पावर, आज उनकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, वो उसका खामियाजा उठाती हैं। कुल मिला के एक ना एक दिन इसका जो रिजल्ट है वो भुगतना तो पड़ता है। You have read, okay, this they are talking about some chapters.
तो हम देखते हैं, ये बताते हैं कि श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन और हेल्थ का हमने देखा था, बट इस सिविल वॉर ने, ये जो सिविल वॉर हुआ था, इसकी वजह से क्या होता है, टेरिबल सेटबैक होता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, when did it end? So 2009 में ये एंड होता है। आपको पता है कि जब भी कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है ना, उससे कोई सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है, उससे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारे किस्म के लॉस जो आप सोच सकते हैं वो होते हैं। आपने देखा कि श्रीलंका में हथियार उठाने का क्या नतीजा हुआ। प्रॉब्लम वहां भी थी, प्रॉब्लम बेल्जियम में भी थी, प्रॉब्लम दोनों कम्युनिटीज में थी पावर शेयरिंग को लेके। बट बेल्जियम में लोग क्या करते हैं, उनको समझ में आता है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन हमसे आगे तो रहे ही हैं, एटलीस्ट पास्ट में तो रही हैं। दे वेरी वेल नो कि उसका एक लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, क्या रिपरकशंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला रास्ता जो श्रीलंका ने अपनाया था अपने लिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं अपनाया। अब उन्होंने क्या अपनाया और उससे कितना फायदा होगा अब आप देखेंगे। आज भी आपको पता है कि बेल्जियम कितनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अगर आज इन्होंने वैसा ही काम किया होता जैसे श्रीलंका ने किया है, तो आज इनकी ये हालत आप नहीं देखता है। तो क्या बोलते हैं, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ वेरी डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो उन्होंने माना कि हाँ भाई, रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। 1970 और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 बार। 1960-70 में उनके बीच में प्रॉब्लम हुई थी, 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। किस लिए? कि ताकि वो रीअरेंज कर सके ऐसे तरीके से कि ताकि ये दोनों ही रीजन में रहने वाले, ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, इनफैक्ट जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, उनको भी किसी भी किस्म की एलियनेशन जैसी फीलिंग ना हो। क्या किया इन्होंने क्या किया, यहां से देखते हैं। here are some elements of Belgian model। ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट इफ यू बिकम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बाकी देशों ने क्या किया, हिस्ट्री ने क्या किया, क्योंकि हिस्ट्री से ही फ्यूचर बनता है, हिस्ट्री से ही आगे की चीजें हम तय करते हैं। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority members from each linguistic group. So पहले हम फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट हाफ को डील करते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहां इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। इन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स आर पावरफुल, वी नो दैट, पूरा प्रॉब्लम ही इसी का है, गवर्नमेंट पावर का। तो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर्स होंगे वो आधे किसके होंगे, डच के होंगे, आधे फ्रेंच के होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन देश में मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे कौन होंगे, फ्रेंच होंगे, आधे डच होंगे। तो भैया ये तो समझ में आ गया, इससे दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पावर की प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि दोनों को मिनिस्टरशिप मिल गई, आधे उनको मिल गई, आधे उनको मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कितने लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, 3 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक फ्रेंच स्पीकिंग, एक जर्मन स्पीकिंग और एक कौन थे, डच स्पीकिंग। हालांकि जर्मन स्पीकिंग केवल 1% थे, मगर आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। 1% नहीं देख रहे वो लोग, वो देख रहे हैं कि अगर वो है तो उसका भी ख्याल रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ स्पेशल लॉज को मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। सो अगर कुछ स्पेशल लॉज बन रहे हैं तो उन स्पेशल लॉज के लिए आपको सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो है वो मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे सारे ग्रुप्स को पूरा ध्यान दिया गया। ऐसा नहीं कोई माइनॉरिटी में तो उसको छोड़ दिया, अरे 1% ही तो है जर्मन लोग तो उनको छोड़ दो, नहीं, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। Okay. Many powers of the central government have been given to the state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Okay. Yes, India is a federal country. Yes, the powers are divided between the center and the state. That is true. But अगर आप जब ध्यान से देखने की शुरू करोगे, हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सेंटर हमारे इंडिया में ज्यादा पावरफुल है और स्टेट कम पावरफुल है। बिल्कुल इसी तर्ज पे बेल्जियम का भी मॉडल काम कर रहा था, पर उन्होंने क्या किया कि 2 रीजनल गवर्नमेंट्स बना दी, और दोनों ही रीजनल गवर्नमेंट्स को उन्होंने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट्स को इक्वल पावर उन्होंने दे दी, और उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किसी भी हालत में सबऑर्डिनेट की तरह काम नहीं करेंगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों इक्वल लेवल पे आ गए। ठीक है,
तो क्या होता है, तो ये मान जाते हैं। तो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो चाहते तो वो भी तो बोल सकते थे कि पूरे देश में तो हम मेजॉरिटी में, तो आप क्यों आएंगे इक्वल। तो उन्होंने वहां पर अगर माना तो यहां पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कैपिटल सिटी के अंदर। तो देखो इसी तरीके से जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये वर्ड बहुत बड़े हैं क्योंकि इससे आगे चीजें बहुत आसान और अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। चौथा क्या किया उन्होंने कहा कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बना दी, और क्या करना है, इन्होंने किया एक और थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। कैसे? देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयरएवर दे वर लिविंग। मतलब भाई डच स्पीकिंग वाले लोग थे तो उन्होंने डच स्पीकिंग की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, एक जर्मन स्पीकिंग थी तो जर्मन स्पीकिंग गवर्नमेंट बनाई। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके सरकार बनाई। तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, तो कहीं पर भी लिव कर रहे हो, उन्होंने एक लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। और इस गवर्नमेंट को क्या किया, वो सारी पावर दे दी जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उस पर वो लोग अपने डिसीजंस लेंगे। You might find the Belgian model very complicated। हो रहा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन किया, सेंटर पे भी बना दिया, स्टेट पे भी बना दिया, बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स उसमें बना दिया, फिर तीसरी किस्म की भी एक गवर्नमेंट बना दी जहां पर लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखो, कितना प्रोग्रेस किया बेल्जियम ने। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि यूरोपियन यूनियन का जब हेडक्वार्टर की बात आई तो भी ब्रुसेल्स को नाम लिया गया। आज बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, और ये इसलिए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और ये सारी चीजें करके लोगों ने आगे बढ़े। उन्होंने वेपन का जो रास्ता है वो नहीं अपनाया, उन्होंने बैठ के कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अपनाया, इसलिए वो आज ज्यादा डेवलप्ड है। It's a very complicated structure even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. This is something that I've already told you. Yes, the structure is complicated, but so far the things have worked for them. And it is working for them because Belgium is one of the most developed nations of the world. All right. So now we come down to the summary in the last part of our today video. So what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. So both were democracies, but the way they dealt with their situation was very different from each other. One chose the path of violence, the other chose the path of sitting together and discussing things in a very peaceful way and getting on to the conclusions in a very productive way. So this is why Belgium proved to be a developed nation while Sri Lanka is still facing a lot of problem. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. So basically, they realized this fact that if there is a country, there are different regions, there are people who speak different languages, having different religion, irrespective of their population, whether they are in majority or minority, you have to respect, you have to give respect to their religion, to their language. If you do not respect, considering that they are low in number, you will face the problem one day. That is for sure. If not your generation, your next generation. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuses to share power, it can determine the unity. It can undermine the unity of a country. So that is why, that is how it happens. At the conclusion, you understand that the country progresses only when the population of that country is united, is integrated. And that is only possible when you respect each community's value. If you do not respect the values of a particular community, saying that they are less in number, then one day the problem will arise. Why the problem will arise is, first of all, they will start feeling alienated. That is the first thing. So आपको पता है
10 लोग काम करते हैं, उसमें से 2 लोग हट गए, बट 2 लोगों का प्रोडक्टिविटी तो कम हुआ ना। दूसरी बात, सिर्फ यहां प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, फिर वो 2 लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट मॉडल, मतलब वायलेंस का मॉडल वो चूज करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों देशों मतलब देश के अंदर 2 कम्युनिटीज या 3 कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम शुरू होगी, जिससे देश के रिसोर्सेज जो कि हम प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते थे, नाउ दे विल बी यूज्ड टू बाय वेपन्स एंड टू डू ऑल सच सॉर्ट ऑफ unproductive things which will lead to the retardation in economic growth, political growth, social growth of a nation. So I hope you have understood the chapter very well, or we will be coming with the second part of this chapter very soon. Till then, just keep enjoying and thank you for watching the video.